हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आ जाइए सभी लोग और एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो बोल देंगे जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके। सॉरी, कोल्ड बहुत हो चुका है। खांसी जुकाम बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए हाय गुड मॉर्निंग जोया, कैसी हैं आप और पढ़ाई कैसी चल रही है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है हमारा रोज टेस्ट चल रहा है। कल जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट का एमसीक्यू किया था, आई होप आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट का रिवीजन किया होगा। ओके, और इसके बाद आज हो सकता है सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे या फिर यूनिट 2 से कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको हम लोग करेंगे। ओके, वेरी गुड। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है। वॉइस वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग करिश्मा। ओके गुड। चलिए आइए, जल्दी से आइए सभी लोग। अच्छा, एक चीज और बताइए, फर्स्ट पेपर की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। गुड मॉर्निंग पूजा। फर्स्ट पेपर की कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। बस ठीक ही चल रही है, अच्छी चलाइएगा। ओके जो है, ठीक चलने से कुछ नहीं होगा, है ना। उसे भी रिवीजन करते रहिएगा बहुत अच्छे से। अब तो ये मानिएगा कम से कम पर डे आप लोगों को एक एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा पर डे, या फिर सप्ताह में 2 लगाइएगा और उनको एनालिसिस कीजिएगा। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मुनिया। गुड मॉर्निंग उषा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। और ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय है, लेकिन हम आपको ज़्यादा देते हैं क्योंकि यहाँ मिल जाएगा ज़्यादा समय, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए आप अपनी स्पीड में आंसर कीजिएगा। दूसरी बात, सभी लोग अपने जो सही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ ट्रू क्वेश्चंस एंड फॉल्स क्वेश्चन, तो ये सब नोट करते रहिएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अरस्तु की सामाजिक संरचना में मध्य या माध्य क्या है। मीन किसे कहते हैं। जय माता दी सोनिया। सी, और किसी का आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, डी,
चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सी वेरी गुड जो है मध्यम वर्ग को माध्य कहा है अरस्तु ने। ओके, मिडिल क्लास। आगे बढ़ते हैं। ये है पॉलिटी। अगर वहां पॉलिटी होता, मध्य में पॉलिटी को अच्छा माना है कि पॉलिटी में क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मैनी बहुत लोग होते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड होते हैं। फ्यू में रिच लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की, और ये शासन थोड़ा अच्छा नहीं होता है। वन में सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है जो मोनार्की होता है, फिलोसफर किंग होता है। लेकिन अरिस्टोटल ने जो माना है बहुत अच्छा माना है, बहुत सारे व्यक्तियों में से कुछ लोग, ओके, और मतलब कुछ लोग का मिडिल क्लास उनमें से शासन करने वाले उन्हें पॉलिटी कहा है। ओके, मिडिल क्लास के लोगों को शासन करने के लिए अच्छा बताया है। राधे राधे गुड्डू। चलिए, इनकी कुछ पुस्तक है, पुस्तक भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ हमने आपको नोट करी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ ये आंसर कि कैसे क्या था, है ना? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, मैकियावेली ने इटली के नैतिक पतन के लिए किसे दोषी ठहराया? और ये भी बताइए मैकियावेली किस मॉडर्न सॉरी किस एज से आए थे, किस युग से संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन बी वेरी गुड, चर्च को नैतिक पतन के लिए उन्होंने दोषी ठहराया है। ओके, क्योंकि चर्च जो पोप थे वो लोग राजनीति में एंटर कर रहे थे, और जब राजनीति में धर्म आता है तो पतन ही माना जाता है, क्योंकि वो राज्य को अपने अनुसार चला रहे थे। इसीलिए मैकियावेली ने मॉडर्न एज में जो आए थे उन्होंने कहा था कि राज्य अपना अलग चलेगा और चर्च अलग चलेगा, अर्थात चर्च अलग और राज्य अलग, चर्च और राज्य का अलगाव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण से संबंधित है, इनकी कुछ पुस्तक हैं। तर्क पुनर्जन्म, अर्थात ये एक ऐसे एज से थे जब प्लेटो, अरस्तु और उसके बाद मैकियावेली आते हैं। ओके, वो सारे किससे थे? एक तो रूढ़िवादी भी थे, है ना? और जब आधुनिक मॉडर्न एज आता है उसमें क्या व्यक्ति तार्किक हो जाता है, व्यक्ति अब स्वयं के बारे में सोचने लगता है। प्लेटो अरस्तु में क्या था, व्यक्ति दास था, है ना? यहाँ क्या, अब व्यक्ति की थोड़ी तार्किक क्षमता बढ़ गई और व्यक्ति का उदय हो चुका है, धर्म अलग हो चुका है, राज्य अलग हो चुका है, धर्म निरपेक्षता के विचार आने लगे, सामंतवाद का भंग हो जाता है, राष्ट्र राज्य का उदय होने लगता है। और वो बात करते हैं कि इटली को एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनाना, है ना? पूंजीवाद का उदय होता है यहीं से। ओके, जो या कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? तो क्वेश्चन आप काउंट करते रहिएगा, आप टिक लगाते रहिएगा कौन सा सही कौन सा गलत है, उस हिसाब से आप काउंट कर लेंगे, है ना? चलिए, अगला है हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए आंसर कीजिए। हीगल का आपको डायलेक्टिक मेथड मैंने आपको बताया है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, और इनमें से आपको सही चुनना है कि कौन सा सही है। सोनिया का आया आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। यस वेरी गुड, तो ये सब आपको पता ही होगा, है ना? थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। बहुत अच्छे से बताया है ये। परिवार थीसिस है, बुजुर्ग समाज विरोधी थीसिस है, राज्य सिंथेसिस है ना? और कोई भी तर्क या तर्क संगत वास्तविकता और वास्तविकता ही तर्क है, जो वास्तव में आता है वो तर्क ही हमारे तर्क के अनुसार पहुंचता है, और विरोधाभास हमें सच्चाई तक पहुंचने में बाधा नहीं है। तो विरोध होना भी बहुत अच्छी है क्योंकि सच्चाई तक पहुंचता है।
ओके, इसलिए ऑल ऑफ अप। वेरी गुड। तो ये हमने आपको यहाँ बताया था, ये इनकी पुस्तक है, और ये थीसिस, फिर एंटीथीसिस, ये दोनों आपस में विरोध होता रहता है, फिर अगला जन्म लेता है सिंथेसिस, न्यू थीसिस आती है। ओके, फिर एक समय बाद ये सिंथेसिस क्या बन जाता है, थीसिस बन जाता है, फिर से ये प्रक्रिया चलती है। तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बैंथम के दर्शन को सुअर के दर्शन के रूप में आलोचना की है। चलिए, बी और सी आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। सी है, वेरी गुड, जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन किया है, वेरी गुड। कर्ल काइन ने इसके बारे में कहा है। ओके, इनकी कुछ पुस्तक है बैंथम की, ये याद रखिएगा। बैंथम ने सुख मापने के कुछ मात्रक बताए हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और बैंथम ने सुख मापी यंत्र की गणना भी की है। गणना को उन्होंने कहा है फुल सैफिक कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। और ये याद रखिएगा कि कौन सा थिंकर फुल सैफिक कैलकुलेशन के बारे में बात करता है, अर्थात सुखवादी आकलन के बारे में बात करता है, तो बैंथम करते हैं। ओके, बैंथम सुख मापने के कुछ मात्रक भी बताते हैं, तीव्रता, समयावधि, निश्चितता, निकटता, उर्वरक, उत्पादकता एवं मात्रा। ओके, वह एक सुधारवादी भी है, वे दार्शनिक नहीं बल्कि एक समाज सुधारकों का दार्शनिक है। जितने भी समाज सुधारक आए उन सबका एक दार्शनिक है। ओके, विपिन, मुझे याद, हाँ, अभी कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं लेकिन नंबर यहाँ गलत हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आंसर कीजिए। जॉन रॉल्स के लेखन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जॉन रॉल्स की कौन कौन सी पुस्तक है। विपिन, कम ही हुए हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो भी डी कर रहे हैं वेरी गुड, जो ए कर रहे हैं उनका गलत हो चुका है। ठीक है, जो यार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ये जॉन रॉल्सी की पुस्तक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, है ना, लॉज ऑफ पीपल, लॉ ऑफ पीपल, ऑल ऑफ अप। ओके, वेरी, बेल ऑफ इग्नोरेंस, और इनकी ये कई पुस्तक हैं। इनका एक कथन है, द सेल्फ इज पीरियर इट्स इज एंड। आत्मन साध्य से पहले, स्वयं पहले व्यक्ति, फिर उसके बाद साध्य, जो भी राज्य की गोल है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, जो है यहाँ मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जो रियल एग्जाम होगा उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रियल एग्जाम है, वो रियल एग्जाम है। ठीक है, तो वहां नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इसको भी आप लोग रियल एग्जाम मान के ही दें तो ज्यादा बेटर है ना। बेल ऑफ इग्नोरेंस ये सबको पता है। अच्छा, बेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, चलिए बताइए। अज्ञानता का पर्दा, ये क्या है। बहुत अच्छे से बताया था क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉल कीजिए भाई। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए लाया हूँ कि आप लोग रिकॉल करा दें आपको, है ना। बताइए, किसी को भी नहीं है पता। आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, जब तक सभी लोगों का आंसर नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है,
गुड्डू का अकेला आंसर आया है और बाकी सभी का आंसर नहीं आना है, तो मतलब क्लास यहीं खत्म करना है। मतलब इतनी सिंपल सी चीज हमने आपको बताई थी और आप में से किसी को भी पता नहीं है, सिर्फ गुड्डू के अलावा। उसे नाराज करते हैं आप इस बात पे, है ना। भाई अगर नहीं है पता तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन पढ़िएगा जरूर। बेल ऑफ इग्नोरेंस एक अज्ञानता का पर्दा जिसमें व्यक्ति को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पता नहीं है। मतलब एक व्यक्ति की ओरिजिनल पोजीशन है, जिसे अपना समाज में स्थिति पता नहीं है कि वो विकलांग है, अमीर है, गरीब है, क्या है क्या नहीं है। ओके, सारे व्यक्ति एक समान अवस्था में। ओके, याद रखिए। चलिए, प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार उन्होंने बताया। प्राथमिक प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं और सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। तो प्रकृति द्वारा हमें क्या मिला है? बुद्धि एवं स्वास्थ्य मिला, और समाज द्वारा हमें अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान मिला है। ओके, तो ये दो वस्तुओं के बारे में आपको याद रखना है। रॉल्स के न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, जिसमें क्या होता है जो व्यक्ति कोई भी जैसे विकलांग है उसे कम मिलता है तो उसे ज्यादा दे दिया जाता है। मतलब उसे इस लेवल में दे दिया जाता है कि वह मानव है। मानव है तो उसका भी हक है कि उसे बराबर मिलना चाहिए। बहरहाल उसे प्रकृति ने कुछ चीजें कम दी हैं, तो समाज कुछ सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं देकर उनकी भरपाई कर सकता है। ओके, जैसे विकलांगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो किस लिए दिए जा रहे हैं? क्योंकि प्रकृति ने उन्हें कुछ कम दिया था, इसलिए हमने उन्हें अधिकार देकर एक समान अवस्था में ला दिया है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस माओ ने नहीं कहा? ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो माओ ने नहीं कहा? कौन सी पंक्ति या कौन सा कोट है जो माओ ने नहीं कहा? परमाणु हम असली बाग हैं, ये विपिन का आया। और कोई? जोया, एक्स तो ऑप्शन है ही नहीं, ए बी सी डी है ओनली। अच्छा, सभी का सी आ, वेरी गुड। तो परमाणु हम असली बाग नहीं बाग है, ये ऐसा नहीं कहा माओ ने। माओ ने क्या कहा? ये तो गलत है, मतलब नहीं कहा। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये सही। क्रांति एक रात्रि भोज की पार्टी नहीं, ये भी सही है। 3 साल की मेहनत, 10,000 साल की खुशी, ये भी बात करते हैं। राजनीतिक शक्ति बंदूक की बैरल अर्थात बंदूक की नली से निकलती है, वेरी गुड। चलिए, ये उनकी कुछ पुस्तक हैं और इनकी कुछ क्रांतियां हैं। पंचवर्षीय योजना, सैकड़ों फूल खिलने दो, मतलब सैकड़ों विचार उपजने दो, लंबी छलांग, है ना, कब से कब तक चली, ये भी आपको याद रखनी है। सांस्कृतिक क्रांति के बारे में भी इन्होंने बात की है। रेड गार्ड्स भी इन्होंने कहा है ना। रेड गार्ड्स ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी पुस्तक से प्रभावित थे और एक लाल किताब लिए रहते थे, जो माओ के विचारों को, माओ की विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। ओके, गैंग ऑफ फोर इनके जो 4 अनुयायी थे उनके द्वारा चलती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए। चिंकी, बी ऑप्शन आया। देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद में 7 सिद्धांत होते हैं। व्यवहारवाद उत्तेजना, प्रतिक्रिया, प्रतिमान पर आधारित बिल्कुल नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद को पूरी तरह से नकारता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकारे। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना, थोड़े बहुत अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, असेसन रीजन। कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा। उन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था पर ही प्रहार किया। जोया, ओके ओके गुड्डू, चल देखिए व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म जो उत्तेजना प्रतिक्रिया प्रतिमा नहीं है पर आधारित है, ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित है। ओके, एक व्यक्ति के नाराजगी या उत्तेजना की प्रक्रिया पर आधारित नहीं है, व्यक्ति का अच्छा व्यवहार, उसे व्यवहारवाद कहा है। और उत्तर व्यवहारवाद में 7 सिद्धांत दिए गए हैं। 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं, जब हम लोग फर्स्ट यूनिट के 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे वहां हम लोग राजनीति विज्ञान को एक्सप्लेन करेंगे, तब वहां 7 सिद्धांत हम लोग देख लेंगे। ओके, अगला है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद को पूरी तरह से नकार देता है, ऐसा नहीं है, वह उसमें कुछ चेंजेस करता है। ओके, अगला है व्यवहारवाद और व्यवहारवाद के बीच कोई अंतर नहीं है, तो थोड़े बहुत अंतर है लेकिन चेंजेस होते हैं, कुछ वैज्ञानिक तौर तरीके आ जाते हैं, ये अंतर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कोई प्रकार का अंतर नहीं है। ओके, क्लियर? गुड्डू एंड जोया, इनके 7 सिद्धांत हैं, वो हम आपको क्लास के बाद भेज देंगे। ओके, ये वैज्ञानिक है, थोड़े बहुत इनमें परिवर्तन भी है, ये किन किन चीजों को मानते हैं उनके बारे में भी है। ओके, चल अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों को यूटोपियन समाजवादी कहा और रीजन है उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर ही प्रहार किया। देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है। कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों को यूटोपियन कहा है, रॉबर्ट ओबान को, क्योंकि ये ऐसे समाजवादी थे जिन्होंने सिर्फ मतलब एक अनुरोध करते थे कि हमारे लिए समाजवाद लाएं, लेकिन मार्क्स ने कहा कि भाई आपको विनती या पिटीशन या प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप क्रांति नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर ही प्रहार किया, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर ही प्रहार नहीं किया है, उन्होंने एक वर्ग संघर्ष को खत्म करने की बात की है। ओके, और वर्ग संघर्ष खत्म कैसे किया जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना, तो सीधा ही ओनली पूंजीवादी व्यवस्था पर अटैक नहीं किया है। ओके, तो ऑप्शन सी सही है। इनकी कुछ पुस्तक हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है, आपको एक कालक्रम में याद करना है और इनके डेट्स भी याद करने हैं। ओके, डायलेक्टिक मेथड क्या है, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या है ना, इन्होंने जो हीगल से लिया है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, ये हमने आपको बताया था, इन्होंने 5 प्रकार के समाज के चरण बताए हैं और किस पुस्तक में कहा है, ऑन जीसस क्वेश्चंस, है ना। ये आइसोलेशन, अलगाववाद कितने प्रकार के हैं, प्रोडक्शन उत्पादन से, नेचर से, सेल्फ से एंड सोसाइटी से, ये हमने सब बताया आपको, याद आया, रिकॉल हुआ। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ये इनका द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है, ये वस्तु पर आधारित है जबकि हीगल का विचार पर आधारित था। ओके, ये अंतर है इनके और हीगल के द्वंद्ववाद में, द्वंदात्मक पद्धति में। क्लियर है यहां तक? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लेटो के सद्गुण के 4 घटकों के सही क्रम की पहचान कीजिए। जो प्लेटो ने 4 अवस्थाएं बताई हैं,
क्षत्रिय के लिए, राजा के लिए एंड शूद्र अर्थात वैश्य के लिए तो क्या है, और एक बुद्धिमानी व्यक्ति और न्याय के लिए ये चार अवस्थाएं किस प्रकार बताई, किस चरण में बताई, वो आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए। निर्मला, इसमें पोल नहीं आता है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। अच्छा, आंसर दे चुके हैं क्या सभी लोग? सी ऑप्शन आए, चलिए देख लेते हैं। यस, वेरी गुड, सी आया। कैसे? सबसे पहले बुद्धिमानी होगा व्यक्ति, फिर उसके बाद साहस। पहले बुद्धि किसके पास होगी? शासक के पास। साहस एक सैनिक होगा। संयम एक कौन होगा? व्यापारी, वैश्य, है ना, या शूद्र जो काम करने वाला है। न्याय व्यक्ति को न्याय के लिए। ओके, एक व्यक्ति एक काम। चलिए, ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मैच करना है कि कौन सा विचारक किससे संबंधित है। जैसे कि सावरकर एसोसिएट विथ अ सीक्रेट सोसाइटी, लोटस एंड ट्रिगर, मैम एंड रॉय के सामने ऑथर ऑफ द बुक अ प्ले ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, अरविंदो घोष कन्विक्टेड इन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, है ना, जेपी नारायण, हिंदुजा ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री हिंदुइज्म, है ना। तो इनके बारे में आपको बताना है। हिंदी में देखिए, ये ऑप्शन देख लीजिएगा। ओके, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा ही, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये रहा। ओके, इतने तो समझदार हैं आप लोग, है ना। आंसर कीजिए। ए आया, बी, ए। चलिए आंसर देख लेते हैं। काफ़ी टाइम आप लोग जल्दी कीजिएगा, ठीक है। आंसर थोड़ा स्पीड में दीजिएगा क्योंकि समय समाप्त हो जाता है, आप लोग समय के बाद देते हैं। तो ऑप्शन ए, वेरी गुड। बी, बी डी सावरकर ने सभी राजनीति हिंदूकरण और हिंदू धर्म को सैन्यकरण करें, ये बी डी सावरकर ने कहा। एम एन रॉय आपके कानपुर कॉन्स्पिरेसी अर्थात कानपुर षड्यंत्र मामले में इनको गिरफ्तार किया जाता है। अरविंदो घोष लोटस एंड ट्रिगर में, और जेपी नारायण आपके आते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन पॉलिटी। ओके, ऑफ इंडियन पॉलिटी है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। असमान विकास की धारणा 19 सेंचुरी के विचारों की प्रतिक्रिया थी, ये किससे संबंधित है, बताइए। ए एंड डी, चलिए आंसर देख लेते हैं। ए,
पूंजीवाद में असमान विकास की धारणा 19th सेंचुरी के विचारों की प्रतिक्रिया थी। पूंजीवाद में क्या था, एक मतलब विकास एक इक्वल वे में नहीं हो रहा था, असमान हो रहा था। कोई ज्यादा विकास कर रहा था तो कोई कम कर रहा था, राइट। डी नहीं हो सकता है विपिन, क्योंकि अराजकतावाद है। और सकारात्मक में होता है कि समान विकास हो, विकास एवं क्रमिकता होती है कि समान विकास हो। ओके, इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये किससे संबंधित है, लियोन ट्रॉट्स्की एंड मार्क्सवादी विचारकों से संबंधित है। ओके, असमान पैटर्न को बताते हैं, व्यापक न्यायाधिकरण एवं विभाजनों की पहचान करते हैं। ओके, अगला है कुछ डिपेंडेंसी थ्योरीज दी हैं और बुक दी हैं, तो किस थिंकर से संबंधित है, कौन सी पुस्तक संबंधित है, वो आपको आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए। डी सी, चलिए आंसर देख लेते हैं, डी सही है। हमने आपको ये सारे थिंकर बताए हैं और इनकी पुस्तक के बारे में भी बताया है। तो समीर अमीन, एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, ऐसे ही बी का ऑप्शन 3 है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, है ना। सी फेडरिक कार्डेसो, तो डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, एंड पाउल चेज एंड दिस मोनोपोली कैपिटल। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। यस, वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पुस्तक है डेवलपमेंट थ्योरीज, ये आपको याद रखनी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी पुस्तक याद रखिएगा। ये हमने आपको जब क्लास कराई थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें हमने आपको बताया था। ओके, ऐसे ही ये आपको बताना है ये किस थिंकर से संबंधित है ना। ये विकास के चरण के बारे में कौन सा थिंकर बात करता है, द स्टेज इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बात करते हैं कि एक राज्य 5 स्टेज में क्या करता है, अपना विकास करता है। पहला स्टेज होता है ट्रेडिशनल अर्थात प्राकृतिक होता है, फिर ट्रांजिशन होता है, फिर टेक ऑफ होता है, मेच्योरिटी आती है, फिर मास कम्युनिकेशन कंजप्शन आता है। मतलब एक अच्छी लेवल पर वो प्रोडक्टों को कंज्यूम करता है। चलिए ये बताइए किसने दिया था, किसी को याद है, एक राज्य विकास कैसे करता है, किस अवस्था में, किस चरण में करता है, याद कीजिए। नहीं है पता, किसी को भी पता नहीं है। ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन में तो मुझे पता है आधे लोगों को आ जाएगा, है ना। अच्छा ऑप्शन की बात करते हैं, चलिए दे देते हैं, ठीक है। अ, लूसियन पाई, पॉल बैरन, सैमुअल पी हंटिंगटन, एस एम लिपसिट, डब्ल्यू डब्ल्यू रॉस्टॉम, ए एफ ऑर्गान्सकी, एलमंड एंड कोलमैन, डेविड एप्टर, कार्डोसो, इमैनुअल वालस्टीन। इतने सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब इनमें से एक थिंकर है, कौन सा है वो बताना है आपको। चलिए बताइए। हाँ हाँ गुड्डू, इतने ही ऑप्शन दिए जाएंगे, अब बताइए ना। और आंसर सोच समझ के दीजिएगा। अगर जो गलत देगा तो मैं समझ लूंगा आज उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, ठीक है। जो आंसर सही देगा
तो मैं बता दूंगा कि उसने आंसर कैसे सही दिया, ठीक है। तो अधिकतर वोट जा रहे हैं डब्ल्यू वेरी गुड। अब जो लोग बता रहे हैं तो उन्होंने इनकी पुस्तक को ध्यान में रखा होगा, इसलिए उन्होंने बता दिया है। ओके, तो पुस्तक इनकी द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ओके, यस, वेरी गुड। तो ये कहते हैं पहले एक समाज प्रथम चरण में ट्रेडिशन होता है, फिर वो दूसरे चरण में अपने आप को थोड़ा बदलाव लाता है, मतलब दूसरे देश की कुछ संस्कृतियां लेता है, फिर वो एक उड़ने की अवस्था में होता है, उड़ता है ना, टेक ऑफ करता है। फिर उड़ने के बाद वो जब उड़ना सीख जाता है तो फिर वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगता है। अब वो प्रोडक्ट वाली दुनिया बन जाती है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन, उत्पाद एवं उत्पादन दोनों पर निर्भर रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा आपने एक साइकिल ली, ठीक है, ये मैं साइकिल बना देता हूँ, ठीक है। आपने एक साइकिल ली, अब साइकिल में क्या है, आपने स्टार्टिंग में क्या किया, सीखा, ठीक है। पहले साइकिल ली, पहले आप साइकिल जाती थी और आप जाते थे, मतलब साथ साथ बैठ कर नहीं चलते थे। फिर आपने उस पर बैठे और चलाना सीख गए, मतलब चलाए और गिरे, चलाए और गिरे, ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है आप में साइकिल, कि आप चला रहे हैं, गिर रहे हैं। फिर आपने टेक ऑफ किया, आप अच्छे से चलाने लगे, है ना, मतलब एक ठीक ठाक चलाने लगे। अब चलाते चलाते आप मेच्योर हो गए हैं, मतलब परिपक्व हो गए हैं। परिपक्व होने के बाद अब आप क्या करने लगे, एक अलग अलग स्टैंड करने लगे, साइकिल को ऐसे घुमाने लगे, वैसे घुमाने लगे, है ना, साइकिल को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सारे तरह से मोड़ने लगे एवं अलग अलग स्टैंड करने लगे। ऐसा ही देश होता है, देश का भी विकास होता है। कैसे, एक ट्रेडिशन में, फिर टेक ऑफ जैसे ही करता है, मतलब एक उड़ान, उड़ने की अवस्था में होता है जब देश, तो उड़ते उड़ते वो एक मेच्योर हो जाता है। मेच्योर जब हो जाता है तो देश क्या, अधिकतम मास कंजप्शन करने लगता है, चीजों को अधिकतर प्रोडक्ट बेस हो जाती हैं चीजें। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, आज प्रोडक्ट बेस हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मेच्योरिटी अवस्था में है, जब हम लोग थोड़े और मेच्योर हो जाएंगे अच्छे से तो प्रोडक्ट पर चलने लगेंगे। ओके, अरे भाई सीट है, ऐसा नहीं है गुड्डू, ये है सीट, सीट नहीं है। दिखा नहीं है तुमको, है ना। चलिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये हमने बताए हैं, इनमें कुछ थिंकर हैं, इनको आप लोग याद करिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से जुड़ा है। चलिए आंसर देख लेते हैं, सी आया सभी का। ए है जेम्स ब्राइस। ओके, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़िएगा, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एक रैखिक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती दी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये आपको एक घुमा रहा है, ठीक है। ये एनटीए ने मैनिपुलेट किया है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपके सामने होगा। बात कह रहे हैं एक रैखिक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक जो विकास होता था, कि राजनीतिक विकास एक बार स्टार्ट हुआ तो वो होता ही जाएगा, वो कभी पीछे नहीं आएगा, है ना। तो ये किसने कहा है, और सॉरी, इस विचार को किसने चुनौती दी है, कि कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि विकास जो एक रेखा में हो रहा है वो कभी ना कभी बीच से लौटता भी है। तो ये किसने कहा है, चलिए आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड, सैमुअल पी हंटिंगटन। ओके, वेरी गुड। क्योंकि अब क्वेश्चन तो एकदम सरल भाषा में जब बता देंगे तो आंसर कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में बताने वाला कोई नहीं होगा, है ना। तो याद रखना है, वहां समझना है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है, अर्थात राजनीतिक क्षरण का मूल कारण क्या होता है, राजनीतिक संगठनों एवं क्रिया विधियों के संस्थाकरण ना होना,
ना। उनके अनुसार राजनीतिक क्षरण का अभिप्राय है सामाजिक आकांक्षाओं एवं उनकी पूर्ति के मध्य उत्पन्न खाई। ओके जिसे गैप थ्योरी कहते हैं, गैप। और जब राजनीतिक क्षरण कब होता है, जैसे व्यक्तियों की आकांक्षाएं कुछ ज्यादा और सरकार के पास व्यवस्थाएं कम होती हैं, तब क्या होता है कि पॉलिटिकल डिके हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। तो गैप हाइपोथेसिस किसने दिया? हंटिंगटन ने, कि सामाजिक आकांक्षाएं एवं सरकार के मध्य जो व्यवस्थाओं में गैप होगा उसे गैप हाइपोथेसिस कहेंगे। ओके, ऐसे ही कोलमैन ने इस प्रोसेस को कहा है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को डेवलपमेंट सिंड्रोम कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सॉरी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है, एक तरफ थिंकर है और एक तरफ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप दोनों को मैच करना है। चलिए मैच कीजिए। ओनली 15 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट है आज के सेशन का। जल्दी से आंसर कीजिए। समय समाप्त हो गया भाई, आंसर कीजिए। नहीं, चलिए डी ऑप्शन सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो डी, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ईस्टर्न नियामक रेगुलेटर में से ये डी उच्च कुलीन एवं आधुनिकीकरण, सिल्स रचनात्मक भेदभाव, लूसियन पाई नकारात्मक प्रक्रिया, ये तीनों गलत है। ओके, याद रखिएगा। और इसे थोड़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, वॉच एंड मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। अब हम लोग मिलते हैं कल फिर मॉर्निंग सुबह 8 बजे। ओके, तो आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं? टोटल 15 क्वेश्चन थे। चलिए स्कोर बताइए सभी लोग अपना। 8 बजे क्या हुआ निर्मला? ये टाइम नहीं हो सकता चीज है, ठीक है। सुबह 9 बजे तो नहीं हो पाएगा। तीन गलत है, तीन आंसर ही नहीं किए, तो इसका मतलब आपके 9 सही है ना? यही टाइम रहेगा। ओके, वेरी गुड जोया। तो तैयारी कीजिएगा, ठीक है, और रिवीजन बार बार करिएगा। कहाँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमने आपको बताया है, ठीक। और उस बेस से आप तैयारी करिएगा। और जितने अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है और कहाँ से बना है, कैसे और बन सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखिए इसलिए कराए जाते हैं कि आपको उस क्वेश्चन से पता चले कि यहाँ से इस टॉपिक से कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, ये चीज याद रखिएगा। देखिए मॉर्निंग तो होगी, इवनिंग भी हम बता देंगे। ओके, देखते हैं, आज हम लोग करेंगे, है ना, इवनिंग भी करेंगे, एक लास्ट लेट नाइट करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, बाय। सभी लोग जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, है ना, और पढ़िएगा ध्यान से। कल दशहरा है, तो पहले से ही हम आपको दशहरे की बधाई देते हैं, है ना।
सब लोग जाइएगा, मेरी तरफ से पान खाइएगा, ठीक है? पान खिलाया जाता है और मीठा कुछ खाया जाता है ना दशहरे के दिन। अरे भाई थोड़ा बहुत एंजॉय करते रहिएगा, ठीक है? चलिए, ओके बाय।